नमस्कार, द फॉलोअप देख रहे हैं आप। मैं विवेक आर्यन। आज से 20 साल पहले जब झारखंड का गठन हो रहा था तो दिल्ली, मुंबई और तमाम बड़े शहरों के अखबारों में यह खबर बड़ी प्रमुखता से छप रही थी कि एक नए राज्य का गठन झारखंड नाम से होने जा रहा है और यह राज्य मिनरल्स या बाकी खनिज संपदा को लेकर इतना संपूर्ण है कि बहुत तेज़ी से इसका विकास होगा और जल्द ही यह सबसे विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। आज जब झारखंड ने अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं, ऐसे में ये सवाल उठता है कि एक बार हम देखें पीछे मुड़कर और उन उद्देश्यों की तरफ देखें जिस उद्देश्य के साथ झारखंड का गठन हो रहा था, और देखने की ज़रूरत है कि हम किस हद तक उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके हैं और क्या हासिल हो सका है। मेरे पास कुछ डाटाज़ हैं। इसके आधार पर हम झारखंड के 20 सालों के सफ़र का एक तरह की समीक्षा करेंगे और जानेंगे कि वाकई जो रफ्तार हमारे राज्य की रही है, क्या वह संतुष्ट करने लायक है और एक राज्य के तौर पर हम सब ने या इस राज्य के राज्यवासियों ने क्या हासिल किया है। 20 सालों के सफ़र के बावजूद हमारे राज्य की 67% ग्रामीण महिलाएं एनीमिक हैं। एक तरह की विडंबना है, और ये इसलिए विडंबना है क्योंकि झारखंड के पानी में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है और एनीमिया बीमारी जो है वो आयरन की कमी से ही होती है। ऐसे में 67% ग्रामीण महिलाओं का एनीमिक होना यानी उनमें आयरन की कमी पाई जाना विडंबना का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। प्रति व्यक्ति आय जो है इस राज्य के लोगों की वह पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से आधी है, यानी कि यहाँ के लोग वहाँ के लोगों की तुलना में आधी इनकम हासिल कर रहे हैं, आधा पैसा कमा रहे हैं। गरीबी दर इस राज्य की 37 है, 37, जो कि इस देश की गरीबी दर यानी कि जो 22 है उससे कहीं कम है। देश की गरीबी दर 22 है जबकि इस राज्य की गरीबी दर 37 है। इस राज्य की 41% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और पिछले 3-4 सालों में जब से भूख से हो रही मौतों को हम एक ट्रैक में, एक रिकॉर्ड में देखना शुरू कर रहे हैं, अब तक 25 के आसपास मौतें भूख की वजह से हो गई हैं, जबकि इनमें से लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर की आबादी सरकार के लिए वल्नरेबल ग्रुप्स में आती हैं और इन लोगों की पूरी जिम्मेवारी सरकार की होती है। इसके बावजूद 25 लोगों की मौत 3 सालों में भूख से हो जाती है, जो कि रिकॉर्ड है हमारे पास, जिसका डाटा मिलता है। इसके अलावा क्या डाटा है मैं कह नहीं सकता। और इन चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण एक और डाटा हमारे पास है, वह डाटा है माइग्रेशन का, पलायन का और साथ ही मानव तस्करी का। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यानी कि यहाँ से बच्चों को, महिलाओं को यानी कि छोटी बच्चियों को बेचे जाने की खबरें आप लोग अक्सर अखबारों में पढ़ते रहते हैं। मैं बताऊं कि इस देश में जितने बच्चों को, जितनी बच्चियों को यानी कि मानव तस्करी का स्तर जो भी है इस देश में, उसका 15 से 18% झारखंड में है। यानी कि इस देश में जितनी भी बेटियाँ या बच्चे दूसरे शहरों में काम के लिए बेचे जा रहे हैं, उनमें से 15 से 18% की बच्चियां या बच्चे इसी राज्य के हैं। इन आंकड़ों को आपके सामने रखने का मेरा सिर्फ उद्देश्य यह था कि इस राज्य को एक राज्य के विकास के तौर पर हम एक कसौटी पर रख कर नाप सकें और उन सरकारों से और नेताओं से ये सवाल पूछ सकें या अपने आप भी एक समीक्षा कर सकें कि हमने क्या हासिल किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो बेसिक मुद्दे हैं जिनसे किसी राज्य के विकास का पैमाना नापा जाता है, यानी कि ये पैमाना होते हैं किसी राज्य के विकास का। शिक्षा की बात करें तो पिछले ही साल, 1.5 साल पहले इस राज्य के 4600 स्कूल यानी कि 4600 स्कूल्स को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उन स्कूल्स में बच्चे कम थे। हालांकि सरकार ने उसे मर्जिंग का नाम दिया है कि 2 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, लेकिन इसका सीधा और स्पष्ट बात यह है कि जो स्कूल मर्ज हुए इसके बाद 4600 स्कूल बंद हो गए क्योंकि वहाँ पे संख्या नहीं थी। एक तरफ हम सर्व शिक्षा अभियान, जब बहुत पहले अभियान चला था, हालांकि केंद्र का अभियान था, राज्य का नहीं था, इसके बावजूद ये संदर्भ में इसलिए आता है क्योंकि हम एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव, हर कस्बे और सुदूरवर्ती जो इलाके हैं, जो गांव है, वहाँ के लोगों को हम मेन स्ट्रीम में जोड़ सकें। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जो लोगों तक शिक्षा व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है या जो लोग स्कूल की फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पा रहे हैं, उन तक किस तरह शिक्षा को पहुंचाया जा सके, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और जो अभी NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई वाली आई है,
जिसका भी हालांकि वो जो अभी लागू नहीं किया गया है, उसमें भी इसी बात को ध्यान रखा गया है कि हम सभी बच्चों तक, इस देश के सभी बच्चों तक एजुकेशन को यानी कि शिक्षा को पहुंचा सके। इसके ठीक उलट हमें 1 साल पहले, 1.5 साल पहले झारखंड में देखने को मिला है कि जहाँ पे स्कूल में बच्चे कम हैं, इसलिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो यह सरकारों की या जिनसे भी ये हो रहा है, विभागों की मंशा पर सवाल तो उठता है कि आप शिक्षा को किस तरह से लोगों के बीच पहुँचाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि आप इस तरह से बच्चों को या लोगों को प्राइवेट स्कूल्स में जाने को मजबूर नहीं तो और क्या कर रहे हैं। क्योंकि इस बात शिक्षा की हो रही है, मैं एक संदर्भ देना चाहूँगा। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर चूँकि बातें बहुत ज़रूरी है, मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में जानें। आज से करीब 2-2.5 महीने पहले आनंद दत्ता एक स्वतंत्र पत्रकार हैं रांची के, उन्होंने द प्रिंट के लिए एक स्टोरी में एक खबर लिखी थी। वह खबर सारंडा की एक जंगल की थी, जहाँ एक आदिवासी युवक ना कहें, उन्हें शिक्षक कहें, वह शिक्षक लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर हर दिन एक उसी जंगल के गांव में जाकर पढ़ाने के लिए आता था। जब आनंद दत्ता ने उनसे बातचीत की तो पता चला कि वहाँ पे आसपास कोई स्कूल नहीं है, और स्कूल है भी नहीं बिल्कुल। उन्होंने एक अपने से खुद बांस बल्लियों के द्वारा एक झोपड़ी, एक छप्पर डालकर 25-30 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और यह कार्य वो निरंतर करते आ रहे हैं। हालांकि बाद में इस रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस शिक्षक को सम्मानित भी किया 15 अगस्त के दिन, और उनको वो इनाम मिला। लेकिन यह आप विडंबना देखिए कि एक तरफ जहाँ 4600 स्कूलों को बंद किया जा रहा है, वहीं सारंडा जैसे जंगल में इस तरह की कहानियाँ किस तरह प्रेरित करती हैं, और कितना बड़ा गैप है सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में और साथ ही उन प्रयासों में जो यहाँ के लोग निरंतर करते आ रहे हैं। बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के दिशा में इस राज्य के तौर पे क्या हासिल कर सका। कनेक्टिविटी बढ़ी है, यह बात हम में से हर कोई मानता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि रांची टाटा हाईवे, यह बात थोड़ी हंसी की है लेकिन हमारे लिए बहुत शर्म की बात भी है। इस सड़क पर चलने से जापान की सरकार ने अपने नागरिकों को मना किया था। उन्होंने निर्देश जारी किया था जापान की सरकार ने भारत में रहने वाले जापानी नागरिकों के लिए कि आप किसी भी सूरत में रांची टाटा नेशनल हाईवे पर नहीं चढ़ेंगे। इसकी वजह थी कि 2018 में यह कहा गया था, 2018 तक उस सड़क पर लगभग 700 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। विडंबना यह भी है कि 2018 में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास का घर, यानी कि जो उनका आवास है अपना पैतृक, वो जमशेदपुर ही है और राजधानी रांची है, और इन दोनों के बीच की सड़क जो बहुत महत्वपूर्ण सड़क है राज्य भर के लोगों के लिए भी, उस सड़क की दुर्दशा थी कि 700 लोगों की मौत 3-4-5 सालों में हो चुकी थी उस सड़क पर, और किसी अन्य देश, जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री की सरकार अपने लोगों को मना करती है कि आप उस सड़क पे नहीं चढ़ेंगे। बिजली की स्थिति आप में से कोई ऐसा नहीं है जो अनभिज्ञ है। मैं बिजली के बारे में बताऊं तो पिछले 3-4-5 सालों में कम से कम 25-30 यूनिट्स ऐसे हैं, इंडस्ट्रीज़ के यूनिट्स ऐसे हैं जो इस राज्य से पलायन कर चुकी, यानी कि यहाँ से अपना इंडस्ट्री सेटअप उठाकर कहीं और जा रही हैं, इसलिए कि उन्हें बिजली नहीं मिली। हालांकि और भी वजहें हैं, सिर्फ बिजली ही वजह नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण वजह है, और इस बात का सोर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ से मुझे जानकारी मिली है। 2016-17 के आसपास मोमेंटम झारखंड जैसा बड़ा कार्यक्रम हुआ 2018 के आसपास, और तब 504 MOU हुए थे इंडस्ट्री के तौर पर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उनमें से एक भी इंडस्ट्री झारखंड पर नहीं लग सका, और जिसका परिणाम देख रहे हैं कि उद्योग को लेकर सरकार ने तमाम प्रयास किए, लेकिन हम उस क्षेत्र में सफल नहीं हो पाए हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कि मैं 150 साल पहले दरअसल मैं एक किताब पढ़ रहा था, पलामू, संजय कृष्ण द्वारा संपादित है, और यह किताब बहुत पहले संजीव चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। उनका एक यात्रा वृत्तांत था। संजीव चट्टोपाध्याय बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं जो कि बंगाली थे, वेस्ट बंगाल के थे। वह आज से 150 साल पहले जब झारखंड आए थे, पलामू आए थे, तब उन्होंने अपनी उस किताब में, पलामू नामक किताब में, किताब का नाम ओरिजिनली कुछ और था, अभी जो नई किताब आई थी संजय कृष्ण द्वारा संपादित, उसका नाम पलामू था। उसमें उन्होंने जिक्र किया है बंधुआ मजदूरी की, और आजकल अगर आप अखबार लगातार पढ़ते हैं तो बंधुआ मजदूरी का जिक्र आज की खबरों में भी आपको मिल जाएगा। 150 सालों में हमने बंधुआ मजदूरी का दाग अपने सर से धो नहीं सका यार आज। इसे आप किस रूप में देखते हैं ये आप देखिए। इसके साथ ही तमाम आदिवासी समस्याओं को लेकर, आदिवासी ही नहीं आम जन सामान्य की समस्याओं को लेकर भी यह राज्य कितना सतत
सार्थक प्रयास कर सका है, यह भी देखने की चीज़ें हैं कि जब CNT, पेशा कानून, पत्थलगड़ी, इस तरह के तमाम मुद्दे आज भी गले की फांस बने हुए हैं और इन चीज़ों पर राजनीति आज भी होती आ रही है। चूँकि आज झारखंड का स्थापना दिवस है, आज यानी कि 15 नवंबर को आप यह वीडियो जब देख रहे होंगे, तो इस दौर में यानी कि इस समय पर इस बिंदु पर हमें आकर अपने 20 साल के सफ़र को देखना इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहीं से हम आगे का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। मैं अपने इस वीडियो का समापन इसी बात पे कहूँगा कि चूँकि संभावनाएं बहुत ज़्यादा है इस राज्य को आगे बढ़ने के लिए, इसके बावजूद चीज़ें उस तरह से नहीं हुई है क्योंकि संभावनाओं के साथ साथ एक चुनौती भी है। जितनी बड़ी संभावनाएं हैं उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी है राज्य सरकारों की कि किस तरह से इस राज्य को हम लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस राज्य के साथ ही छत्तीसगढ़ जैसे राज्य का गठन हुआ था और छत्तीसगढ़ से झारखंड का कंपैरिजन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ एक जैसे राज्य हैं। टोपोग्राफी को लेकर, ट्राइब्स को लेकर, नक्सलवादी समस्याओं को लेकर या मिनरल्स को लेकर हम एक दूसरे से यानी कि छत्तीसगढ़ और झारखंड एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं। ऐसे में हम एक बार छत्तीसगढ़ की तरफ नज़र घुमाना चाहिए और देखना चाहिए कि वह राज्य किस तरह आगे बढ़ रहा है और झारखंड के पास ऐसी कौन सी चीज़ें रह गई हैं जिसके वजह से हमें अपने विकास को लेकर वो संतुष्टि नहीं है और हमें और बेहतर कार्य करना चाहिए। अपने इस वीडियो के समापन हम इसी नोट पर करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और झारखंड के स्थापना दिवस की आप सबों को ढेर सारी बधाइयाँ। नमस्कार।